हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छा होंगे। रेलवे ज्ञान मंत्रालय यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, हम जो सीरीज चालू किए थे आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के लिए बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में जो न्यूमेरिकल पोर्शंस आते हैं फिजिक्स से, वो हम देख रहे थे। तो हमने बहुत सारे लगभग हर चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं, वो भी प्रीवियस ईयर का। तो आप लोग एक चीज ऑब्जर्व किए होंगे कि न्यूमेरिकल्स जो होते हैं ज्यादा टफ नहीं आते हैं, अगर आप सही से पढ़ें और आपको फार्मूला पता है और साथ ही साथ फॉर्मूले में मात्रक आपको पता है कि एसआई यूनिट में ही रखना है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए आज उसी सीरीज को आगे करते हैं और आज कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं जो कि पूछे गए ही क्वेश्चंस हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, बोर्ड पे आप लोगों को आ चुका होगा। पहला क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ सर्किट में 1 घंटे के लिए 1 किलोवाट शक्ति का प्रयोग करने पर विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा 1 किलोवाट घंटा होती है। इसे जूल में दर्शाइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आप जो है 1 घंटे के लिए 1 किलोवाट शक्ति का प्रयोग करते हैं तो कितनी विद्युत की खपत होती है, 1 किलोवाट आवर। ये आपको दे रखा है और पूछ रहा है कि इसको आप जूल में दर्शाइए, इसको आप जूल में कन्वर्ट करना है। एक्चुअली जो ये पावर आपका कंजम्पशन हो रहा है किलोवाट आवर में दे रखा है, इसको आपको जूल में कन्वर्ट करना है, बस इतना ही है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इस किलो को हटाओगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1000 वाट आवर। ठीक है, कितना आ जाएगा, वाट आवर। और आपको पता है कि वाट किसको बोलते हैं, जूल पर सेकेंड को। अगर आपका जूल पर सेकेंड है तो इसे वाट भी बोल सकते हो। देखिए, मैंने 1 किलोवाट आवर को क्या लिख दिया, 1000 वाट आवर। इसके आगे अगर आप और लिखेंगे तो 1000 वाट को हम लिख देते हैं कितना, जूल पर सेकेंड। और यहाँ पर जो आर है इसको आपको बदलना पड़ेगा सेकेंड में, क्योंकि मैंने बोला है एसआई यूनिट में सब कन्वर्ट कर लिया करो। इसको जब आप सेकेंड में बदलोगे तो 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, 3600 सेकेंड होते हैं। अब आप क्या करेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो देखिए, सेकेंड से सेकेंड कैंसल आउट हो जाएगा। आपका बच जाएगा 16 गुड़े के 3 शून्य इधर है, 2 शून्य इधर है, टोटल कितना हो जाएगा, 10 के पावर 5 जूल। कितना हो जाएगा, 10 के पावर 5 जूल, या तो फिर हो जाएगा 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं। तो वैसे भी आपको याद होना चाहिए कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको आपको कैसे अटेंड करना है, कैसे अप्रोच करना है। सीधा सा 1 किलोवाट आवर दे रखा है, इसको हम एक यूनिट भी बोलते हैं। जो आप लोग घरों में बिजली यूज करते हैं, जब आप बोलते हैं लाइट बिल आ गया, वो होता है 1 यूनिट, 2 यूनिट, या मान लो 50 यूनिट आ गया। तो ये जो यूनिट है ना, इसका मतलब ही होता है कि 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट होता है। तो आपका 1 किलोवाट आवर में कितना जूल हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सारे क्वेश्चंस में देखिए ऑप्शन मैंने नहीं दे रखा है, क्योंकि ऑप्शन अगर दिया रहूंगा तो आप लोग तुक्का बाजी करेंगे, इसलिए ऑप्शन सारे हटा दिया हूं। सिर्फ क्वेश्चन और क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक ध्वनि तरंग में 300 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति है और इसका तरंग दैर्घ्य 0.1 मीटर है, तो इसे 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पर न्यू कितना दे रखा है, 3.5 किलो हर्ट्ज। 3 किलो हर्ट्ज दे रखा है। तरंग दैर्घ्य लेमडा दे रखा है 0.1 मीटर। और क्या दे रखा है, आपसे पूछ रहा है कि इसे 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। टाइम पूछ रहा है कितना लगेगा, कितना दूरी तय करने में, 700 मीटर। तो देखिए यहाँ पर आपका दे रखा है, आवृत्ति दे रखा है और लेमडा दे रखा है, तो यहां से आपको वेलोसिटी पता चल जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, v इक्वल टू न्यू लेमडा। तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और वेलोसिटी में एक ये रिलेशन होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। मैं उस समय भी बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, क्वेश्चन इस पे चिपका दिया जाता है। तो यहाँ से वेलोसिटी निकाल लीजिए। न्यू कितना दे रखा है, 3.5 किलो हर्ट्ज। किलो को फिर क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेमडा का मान कितना दे रखा है आपका, तरंग दैर्घ्य का 0.1। इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका आ जाएगा 35,000 और
दो स्थान पे दशमलव आ जाएगा तो आपका वेलोसिटी कितना आ गया, 350 मीटर पर सेकेंड। देखिए आपका वेलोसिटी आ गया 350 मीटर सेकेंड और दूरी कितना तय करना है, 700 मीटर। तो आपसे टाइम पूछ रहा है, तो टाइम कितना हो जाएगा, आप लोग बताइए टाइम कितना हो जाएगा। तो आपको टाइम जो लगने वाला है वो कितना लगने वाला है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई के वेलोसिटी। ये आप कर सकते हो। डिस्टेंस आपको दे रखा है 700 मीटर जाना है भाई साहब आपको। आपकी स्पीड है कितना, 350 मीटर पर सेकेंड। तो कितना आ जाएगा, कितना टाइम लगेगा, यहां से 2 सेकेंड टाइम आ जाएगा आपका। 35 गुना के 70। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अगर आप पहली बार इसे अटेम्प्ट करेंगे तो गलती होने का चांसेस बहुत ढेर सारा है। यहाँ पर अभी तक मैं जो क्वेश्चन कराया था उसमें सिर्फ आपसे वेलोसिटी पूछता था या आवृत्ति पूछ लेता था या तरंग दैर्ध्य पूछ लेता था। इस क्वेश्चन में इसने एक स्टेप और आगे आपसे पूछा है, 700 मीटर उस आवृत्ति को जाने में, ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा। तो कितना समय लगेगा, 2 सेकेंड का टाइम लगेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे इधर उधर की बातें करके। 2 दिन आपके एग्जाम के और बचे हैं, तो ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा देते हैं जिससे कि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़े और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन है, एक परिवार ने एक महीने में 320 इकाई ऊर्जा का उपयोग किया, यह ऊर्जा जूल में कितना होगा। जो मैंने आप लोगों को पहला क्वेश्चन करवाया था सेम क्वेश्चन यही है। वहां पर डायरेक्ट आपसे पूछ दिया था कि 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है। 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है। उस समय भी मैंने आपको बताया कि 1 किलोवाट आवर को ही क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। ठीक है, 1 किलोवाट आवर ही बराबर कितना होता है, 1 यूनिट। जो आप लोग अपने घरों में बिजली यूज करते हो तो पर मंथली आपका लाइट बिल आता है, वो लाइट बिल किस में होता है, यूनिट में होता है। जैसे कि आप बोलते हैं कि 100 यूनिट हमारा बिजली बिल आया है, जो बिजली बिल आया है वो 100 यूनिट का आया है। उसका मतलब क्या होता है कि आपने 100 किलोवाट आवर बिजली खर्च कर दिया है आपने। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इस बार आपने कितना यूनिट खर्चा किया है, 320 यूनिट आपने खर्च किया है। ये बोल रहा है कि इसको आप जूल में चेंज करिए। इसको आपको किस में चेंज करना है, जूल में चेंज करना है। तो उस समय जब पहला ये क्वेश्चन करवाए थे तो वहां पर मैंने बताया था 1 किलोवाट आवर निकाल के दिखाया था कितना होता है, 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ये नहीं कि वहां पर बैठ के कैलकुलेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आपको डायरेक्टली मान ज्ञात होना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सब छोटी छोटी जो वैल्यू होती हैं ये आपको ऐसे ही याद होना चाहिए। तो अब पूछ रहा है 320 को आप जूल में बदलोगे। क्वेश्चन क्या है एक्चुअली, 320 किलोवाट आवर या 320 यूनिट। ये बोल रहा है इसको आप जूल में बदलोगे तो कितना जूल होगा। तो देखिए क्या करना है आपको, 320 मल्टीप्लाइड बाई 3.6 इंटू 10 के पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। डायरेक्टली किस में आ जाएगा, आपका जूल में आ जाएगा। अब इसको आपको करना है मल्टीप्लाई। तो देखिए क्या होता है, 36 गुना कितना होता है, 72। हाथ में कितना आ जाएगा आपका शेष, 7 आ जाएगा। 36 कितना होता है, 3 छक 18, 3 त्रिक 9, 1 10, 108 और 7 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 115। 115 इंटू के 10 टू द पावर 7 आ जाएगा। या इसको आप ये भी लिख सकते हो 1.152 इंटू 10 के पावर 9 जूल। आपका ऑप्शन में जो दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज एक्सचेंज कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान ले एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से दुगने हैं। उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी पर कितने n गुना है। तो n का मान पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आपको समझा देता हूं। ये मान लीजिए आपका क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी से कुछ दूरी पर एक दूसरा ग्रह है। समझ में आया आपको, पृथ्वी है और दूसरा ग्रह है।
ये दे रखा है जो दूसरा ग्रह है वो जो पृथ्वी का मान लीजिए द्रव्यमान कैपिटल एम है और इसका रेडियस आर है। तो जो ये सेकेंड वाला ग्रह है इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का दोगुना है और साथ ही साथ इसके रेडियस का भी दोगुना है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि जो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी है तो इस ग्रह पर जो इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण होगा वो इसका कितना गुना है। यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है n गुना है तो आपसे n का मान पूछ रहा है। तो आप लोग एक रिलेशन जानते हैं क्या होता है G इक्वल टू के कैपिटल G M बटे के R स्क्वायर। यहाँ पर जहाँ G क्या होता है आपका कैपिटल G क्या है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसका मान आप गैलेक्सी के किसी भी कोने में चले जाओ चेंज नहीं होता है। लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो स्मॉल जी है इसका मान हर जगह बदलता है। इसीलिए पूछ रहा है कि जब आप इस ग्रह पे जाओगे तो स्मॉल जी का मान चेंज हो जाएगा वो कितना होगा यही आपसे पूछ रहा है। तो पृथ्वी पर हमारा इतना होता है सबको मालूम है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट है। सेकेंड इक्वेशन मानते हैं कि जो ग्रह है दूसरा प्लेनेट है उस पे कितना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश। तो यहाँ पर कैपिटल जी लिख लेते हैं। मास कितना है इसका पृथ्वी के द्रव्यमान का 2 गुना और त्रिज्या कितना है 2 गुना है 2 गुना है सॉरी। तो यहाँ पर 2r का होल स्क्वायर आप लोग कर देंगे। इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 2 बटे के 4 देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ये जी एम बटे के आर स्क्वायर हो जाएगा। आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखेंगे तो ये जी एम बटे आर स्क्वायर कितना है जी के बराबर ही है यानी आप जी डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/2g। यही आपका आंसर आ गया। यहाँ पर बोला था n गुना है तो n का मान यहाँ पर कितना है 1/2 तो n का मान कितना हो जाएगा 1/2। इस टाइप के देखिए क्वेश्चंस पूछता है आपसे और आप लोग कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ ये आपको फार्मूला याद रखना है और इसमें ये भी याद रखना है कि कैपिटल जी का मान चेंज नहीं होता है और जो भी कुछ चेंजेस करेगा या तो कैपिटल एम में चेंज करेगा या फिर रेडियस में चेंज करेगा। चेंज करने के बाद नया वाला जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ रहा है वही आपसे पूछेगा जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछ रखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्रमशः 20 किलोग्राम और 50 किलोग्राम वजन वाली दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल कितना होगा। ठीक है, यदि उनके बीच 2 मीटर की दूरी हो। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं क्या आप लोगों से पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो पिंड हैं जिनका द्रव्यमान कितना है 20 केजी है और 50 केजी है। दो द्रव्यमान है जिनका दो पिंड है जिनका द्रव्यमान कितना है 20 केजी और 50 केजी है। ये दोनों कितनी दूरी पर हैं तो एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर हैं। तो इन दोनों द्रव्यमान के बीच में जो आकर्षण बल होता है F उसका मान पूछ रहा है आप लोगों से। ठीक है, उसका मान पूछ रहा है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं तो F इक्वल टू क्या होता है जी एम एम डिवाइडेड बाई के आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप पढ़े हैं, याद होना चाहिए आप लोगों को। बस इसमें क्या है आप वैल्यू पुट कर दीजिए। जी का मान आपको मालूम है क्या कितना होता है, अभी मैंने बताया था ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू कहीं पर भी बदलता नहीं है और इसका मान कितना होता है 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये इसका मान होता है, जी का मान इतना होता है। तो अब वैल्यू पुट कर दीजिए 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 10 के पावर -11। एक एम का मान दे रखा है कितना 20, दूसरे एम का मान कितना दे रखा है 50 और आर का मान कितना है तो 2 मीटर। 2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 4। 4 से कितनी बार जाएगा 5 बार। तो आपका क्या हो जाएगा 6.67 गुणे के 10 घाते -11 मल्टीप्लाइड बाई 5 बचे 25 250 आ जाएगा। अब देखिए आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 250 गुणे के 10 के पावर -11 न्यूटन में आएगा। ये जो बल है इन दोनों के बीच जो आकर्षण बल है वो किस में आएगा न्यूटन में आएगा। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना, जितना न्यूटन आएगा वही आपका आंसर होगा।
अगर मैं यहाँ कैलकुलेट करूंगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप लोग का टाइम भी बर्बाद होगा, इससे बढ़िया है खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, अपने मन से कहीं से भी उठा के नहीं लाया उल्टा सीधा। देखिए आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी टाइप से पूछे जाएंगे। आप क्या बनने जा रहे हैं? एएलपी बनने जा रहे हैं, जेई तो बनने नहीं जा रहे हैं कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछेगा टफ टफ एकदम घुमा फिरा के। आप बनेंगे एएलपी, 1900 ग्रेड पे का जॉब होता है, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन भी पूछेंगे सीधा सीधा एकदम फार्मूले पे। अगर आप ज्यादा टफ क्वेश्चन करने का कोशिश किए, एक दो नहीं लगा तो आपसे फिर आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाएगा और घबरा भी जाएंगे कि मैंने पढ़ा ही क्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 है, ठीक है, सीधे से क्या कह रहा है, मान लीजिए कि पृथ्वी पर जो है जी कितना है, ये हमारा अर्थ हो गया जिसपे हम लोग रहते हैं, और ये चंदा मामा हो गए मून। तो यहाँ पर जो जी है, चंद्रमा पर जी कितना है, पृथ्वी के जी का 6ठा हिस्सा होता है, ये तो सबको मालूम है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा उछलता है तो चंद्रमा पर कितना ऊंचा उछलेगा। ये कह रहा है कि एच जो पृथ्वी पर है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है पृथ्वी पर, जैसे आप लोग अभी हैं पृथ्वी पर, उछल के देखिए आप कितना ऊंचा, ऊंचाई वो हाई जंप होता है ना, हाई जंप आप लोग कितना कर रहे हैं, तो यहाँ पर दे रखा है 1.5 मीटर कोई व्यक्ति हाई जंप कर सकता है। अगर वो चंद्रमा पर जाके हाई जंप करे तो कितना, सेम व्यक्ति कितना चंद्रमा पर हाई जंप कर सकता है, यहाँ पर हाइट आपसे पूछ रहा है। तो देखिए क्या होता है, पृथ्वी पर जो है हमारा ग्रेविटी क्या होता है, ज्यादा होता है। पृथ्वी पे क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो है उसका मान ज्यादा होता है, कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो आप ज्यादा नहीं उछल सकते हैं, ठीक है, 1.5 मीटर 2 मीटर इतना ही हाई जंप कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं उछल सकते हैं। लेकिन यही क्यों नहीं उछल सकते हैं, क्योंकि ग्रेविटी आपके ऊपर काम करता रहता है, जो कि हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, तो आपको नीचे की तरफ खींचेगा, इसलिए आप उछल नहीं पाते हैं। वहीं जब आप मून पे जाएंगे तो यहाँ पर ग्रेविटी का मान बहुत कम होता है, ठीक है, कितना होता है, पृथ्वी का 6ठा हिस्सा के बराबर होता है, यानी कि 9.8 डिवाइडेड बाई 6 करोगे तो आपका 1 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के आसपास आएगा। तो आप खुद ही देखिए, कोई अगर व्यक्ति आप पे 10 मीटर पर सेकेंड का बल लगा के खींच रहा है मान लीजिए, और ऊपर जो है चंद्रमा पर 1.5 का ही खींच रहा है नीचे आपको, तो जाहिर सी बात है कि आप चंद्रमा पे ज्यादा ऊंचाई तक हाई जंप कर सकते हैं। तो वो कितना करेंगे, तो एक आपको ये रिलेशन याद कर लीजिए कि जी जो होता है वो हाइट के डायरेक्टली इनवर्स, क्या होता है, जी जो होता है वो हाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लीजिए अगर पृथ्वी पर कितना उछल रहा है 1.5 मीटर, तो चंद्रमा पर कितना उछलेगा, एच डैश 1.5 इंटू 6 टाइम्स, यहाँ 6 टाइम्स कम है तो वहां पर 6 टाइम ज्यादा उछलेगा, तो कितना उसकी उछल होगी, 9 मीटर तक वो हाई जंप कर सकता है। सेम व्यक्ति जैसे आप हैं, मैं व्यक्ति अगर बदल देंगे तो यहाँ पर हाइट का मान बदल जाएगा, व्यक्ति को नहीं बदलना है। आप पृथ्वी पर उछलेंगे 1.5 मीटर तक उछलेंगे, अगर आप ही चंद्रमा पर जाके उछल कूद करेंगे तो कितना हाइट तक जंप कर सकते हैं, 9 मीटर, देख लीजिए कितना ज्यादा है। इसीलिए आप लोग मूवी वूवी में या स्पेस में जो लोग जाते हैं वो देखते होंगे हवा में तैरते रहते हैं, मेन रीजन यही होता है कि वहां पर ग्रेविटी होता ही नहीं है, ग्रेविटी बहुत कम होता है, इसकी वजह से लोग ज्यादा उछल उछल के या ज्यादा देर तक हवा में रहते हैं। देखिए जो आप लोग उत्तोलक और सरल मशीन पढ़ चुके हैं उस चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मशीन का उपयोग, क्वेश्चन में कह रहा है एक मशीन का उपयोग 600 न्यूटन के भार को 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाने के लिए किया जाता है। लगाया गया प्रयास उसी समय में 30 मीटर तक चलता है। यदि लगाया गया प्रयास 120 न्यूटन है तो दक्षता की गणना कीजिए, यानी आपसे इफिशियंसी पूछ रहा है। इसमें सब कुछ दे रखा है, बस आपको क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। इफिशियंसी का मान क्या होता है,
आप लोग को पता होना चाहिए कि मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाई के वेलोसिटी रेशियो, ठीक है, यांत्रिक लाभ डिवाइडेड बाई के वेगानुपात। यांत्रिक लाभ आप लोग कैसे निकालते हैं, तो उठाया गया भार और इस भार को उठाने के लिए लगाया गया प्रयास, ठीक है, ये हो गया यांत्रिक लाभ। और वेगानुपात कैसे निकालते हैं, तो प्रयास द्वारा चला गया दूरी, मान लेते हैं यहाँ पर प्रयास द्वारा चला गया दूरी x है, डिवाइडेड बाई के लोड द्वारा चली गई दूरी मान लेते हैं y। अब सब कुछ मान दे रखा है, W का मान दे रखा है, P का मान दे रखा है, X का मान दे रखा है, Y का मान दे रखा है, आपको बस वैल्यू पुट करना है। यहाँ पर जो W का मान दे रखा है वो कितना है, 600 न्यूटन यहाँ पर दे रखा है। और इसको उठाने के लिए कितना बल लगाए हैं, तो इसको उठाने के लिए आप कितना बल लगाए हैं, 120 न्यूटन, यानी 120 न्यूटन का आप एफर्ट लगा के 600 न्यूटन का भार उठा ले रहे हैं। इस प्रक्रिया में जो आपका प्रयास दूरी चला है वो कितना चला है, 30, और जो आपका भार कितना मीटर ऊपर उठा है, 5 मीटर। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6, यानी 600 गुणे के 120 मल्टीप्लाइड बाई 6, 6 से 100 टाइम्स, और ये इससे कट जाएगा, ठीक है। आपका कितना आ गया, 10 बटे के 12, 2 पचे के 10, 2 छके 12। तो ये आपका एफिशिएंसी आ गया। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 6 ठे 48, 6 ठे 48, 2 6 त्रिके 18, 2 83.33% आपका इफिशियंसी आ जाएगा। आपका इफिशियंसी कितना आ जाएगा, 83.33%। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दे रखा था W इक्वल टू 600 न्यूटन का भार उठा रहे हैं, उसके लिए प्रयास लगा रहे हैं 120 न्यूटन। प्रयास जो दूरी चल रहा है वो 30 मीटर चल रहा है, और भार जो दूरी चल रहा है वो कितना चल रहा है, 5 मीटर चल रहा है। इन सब का मैंने वैल्यू रख दिया और आपका आंसर आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। तो इफिशियंसी का जो फार्मूला होता है, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाई वेगानुपात, वेलोसिटी रेशियो, आप याद कर लीजिए। उसके लिए आपको चाहे जो कुछ भी करना पड़े, लेकिन याद रहना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्या, एक तांबे की छड़ जिसकी ऊष्मीय चालकता 400 वाट पर मीटर केल्विन है, क्रॉस सेक्शन दे रखा है आपका 0.01 मीटर स्क्वायर, लंबाई दे रखा है 1 मीटर। यदि एक छोर 100 डिग्री सेल्सियस पर है और दूसरा छोर 20 डिग्री सेल्सियस पर है, तो ऊष्मा स्थानांतरण की दर क्या है, और साथ ही साथ ये पूछ रहा है 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा स्थानांतरित होगी। क्या दे रखा है, पहले वो देख लेते हैं। उसमें चालकता के दे रखा है कितना, 400 वाट पर मीटर केल्विन। उसके बाद क्या दिया है आपका, एरिया दे रखा है 0.01 मीटर स्क्वायर, लेंथ कितना दे रखा है 1 मीटर, डेल्टा टी कितना दे रखा है, डायरेक्ट टेम्परेचर डिफरेंस कितना दे रखा है, तो 100 माइनस 20, यानी कि 80 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर डिफरेंस दे रखा है। आपसे क्या पूछ रहा है, डी क्यू अपॉन डी टी, और साथ में डी क्यू दोनों पूछ रहा है। इसके लिए टाइम दे रखा है 5 सेकेंड। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में जितने भी डाटा दिया गया है सबको सब मैंने एज इट इज छाप दिया। अब इस कैसे सॉल्व करेंगे, तो हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर का एक क्वेश्चन है, उसमें आप लोग पढ़े होंगे क्या, फोरियर लॉ। उसमें पढ़े होंगे क्या, फोरियर लॉ। फोरियर लॉ के अनुसार जो हीट ट्रांसफर की दर होती है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर डी क्यू अपॉन डी टी, उसको आप माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स से निकालते हैं, ठीक है। तो बस वैल्यू रख दीजिए आप। के का मान दे रखा है आपको कितना, 400, एरिया का मान कितना दे रखा है 0.01, dt का मान कितना दे रखा है 80 डिग्री सेल्सियस, डिवाइडेड बाई dx का मान कितना दे रखा है 1 मीटर। यहां पर मैं बार बार कह रहा हूं कि जब कभी भी आप टेम्परेचर का डिफरेंस लेंगे, ठीक है, जब कभी भी आप टेम्परेचर, दो टेम्परेचर का डिफरेंस लेंगे, उसका जो वैल्यू आएगा वो सेल्सियस मान में और केल्विन मान में सेम होता है। जैसे यहाँ पर मैंने डेल्टा टी 80 डिग्री सेल्सियस लिख रखा है,
तो इसको आप अगर केल्विन में भी निकालना चाहोगे तो 80 केल्विन भी ही होगा। क्यों 80 केल्विन ही होगा? क्योंकि आप T1 में 273 जोड़ोगे, T2 में 273 जोड़ोगे उसको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए। जब फिर दोनों को माइनस करोगे तो 273 कैंसल आउट हो जाएगा। आना आपको 80 ही है, तो चाहे इसको डिग्री सेल्सियस में लिखो चाहे केल्विन में लिखो, बात बराबर है, इसका कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 8 चौके कितना हो जाएगा आपका? 32। ठीक है, कितने शून्य आएंगे? 1 2 3, लगेगा कितने पे? 2 जीरो लग जाएगा यहाँ पर, तो आपका जो ये हो जाएगा 320। कितना आ गया आपका? 320। मान मैंने सब सही रख रखे हैं क्या? हाँ, सब सही रखे हैं। तो आपका कितना आ जाएगा? उष्मा प्रवाह की दर 320 जूल पर सेकेंड। ठीक है, उष्मा प्रवाह की दर कितना आ जाएगा आपका? 320 जूल पर सेकेंड। अब आपसे पूछ रहा है, तो ये तो हमारा पहला मान आया dq/dt का, dq/dt का मान आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि 5 सेकेंड में कितना उष्मा प्रवाहित होगी। तो चलिए अब यहीं पर रख दीजिए। तो यहां से dq बराबर क्या हो जाएगा? 320 मल्टीप्लाइड बाई dt। तो यहां से 32, 320 गुणे के 5, 5 0 5 यहाँ 15 1 16। तो कितनी उष्मा की प्रवाहित दर होगी? 1600 जूल 5 सेकेंड में उष्मा प्रवाहित होगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज के सारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। बाकी आपको जो भी कंफ्यूजन है कमेंट में पूछ सकते हैं। ऐसे ही 10-15 क्वेश्चंस और करवा दूंगा क्योंकि समय बचा नहीं है। अब 2 तारीख को आपका 1 2 3 दिन में एग्जाम है, तो ऐसे ही और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवा दूंगा। सिर्फ आप देख लीजिए, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।